आते हैं सर, सिंपल एनाटॉमी की बात करते हैं आपके हार्ट की। तो सबसे पहले अगर हमें हार्ट के वेट की बात की जाए, सो स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट कैन बी द पॉसिबल वेट ऑफ योर ब्यूटीफुल हार्ट? व्हाट डू यू थिंक? इज इट 1 kg? इट इज 1000 mg? इट इज 500 mg? कितना इसका हो सकता, mg सॉरी कह रहा हूँ, ग्राम, या 2 kg? आपके हार्ट का कितना साइज वेट हो सकता है? आपको क्या लगता है? रफ सा आइडिया दें आप मुझे। तो बच्चे इसका वेट होता है 200 to 300 ग्राम। बिल्कुल, वेरी गुड डॉक्टर आबर, कि सर इसका वेट होता है 200 to 300 ग्राम। जो सबसे ज्यादा वेट होता है वो आपके लीवर का होता है, 1 to 1.5 kg। वेट के बाद बात करते हैं कि सर इसकी लोकेशन क्या है। हार्ट हमारी बॉडी के किस पार्ट के अंदर पाया जाता है? तो इट इज लोकेटेड इन द मेडिएस्टिनम। आपकी ये मेडिएस्टिनम के अंदर पाया जाता है। एनाटॉमी आगे हम पढ़ेंगे भी मेडिएस्टिनम को, रिस्पिरेटरी के अंदर के क्या क्या इनके पार्ट्स होते हैं। तो मेडिएस्टिनम के अंदर जो सुपीरियर मेडिएस्टिनम है ना, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है सुपीरियर का, अंटीरियर होती है, पोस्टीरियर होती है, मीडियल होती है। तो जो सुपीरियर मेडिएस्टिनम है ना बच्चे, ये आपके हार्ट की लोकेशन है। और ये एक दफा एमसीक्यूज भी एनआरई के अंदर आया, जो बच्चे मेडिकल वगैरह कर रहे हैं तो उनको आइडिया होगा, सुपीरियर मेडिएस्टिनम हार्ट की लोकेशन पूछी हुई है। इसके बाद बात करते हैं थोड़ी सी इसकी बेसिक की, कि सर जो हमारे पास हार्ट है इसके अंदर 4 चैम्बर्स हैं। एवरीवन नो अबाउट, दैट्स नॉट एनीथिंग न्यू फॉर यू। 4 चैम्बर्स हैं, ठीक है। लेकिन बच्चे ये जो चैम्बर्स हैं ना, इनकी लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिसमें हमारे पास 2 एट्रियम है और 2 आपके पास क्या है, वेंट्रिकल्स। एट्रिया के अंदर हमारे पास एक आता है लेफ्ट एट्रियम और दूसरा हमारे पास आता है राइट एट्रियम। ऑन दी अदर हैंड वी हैव द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द राइट वेंट्रिकल। अब आप कहेंगे सर क्या बच्चों वाली बातें बताना शुरू कर दी हैं, लेफ्ट एटीएम राइट एटीएम। सर हमें पता है, सो लेट्स डिस्कस समथिंग न्यू अबाउट इट। बच्चे जो आपके पास लेफ्ट एटीएम होता है ना, क्या सर, लेफ्ट एटीएम ये आपके हार्ट की सबसे पोस्टीरियर साइड की तरफ पाया जाता है। लेफ्ट एटीएम मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट, सबसे पीछे। अगर मैं सामने खड़ा हूं ना, तो मेरे हार्ट के अगर मैं कोई बंदा पीछे से हाथ लगाए ना, तो सबसे पहले आपके लेफ्ट एटीएम को हाथ लगाएगा। अगर ये जो मैंने ब्यूटीफुल डायग्राम दिखाई है ना, तो यहां पर भी आप देखो, ये पीछे क्या है, ये है असेंडिंग अयोटा। ये असेंडिंग अयोटा है। उसके बाद ये जो आपको नजर आ रही है ना, ये है एसोफेगस। और चूंकि आपको पता है असेंडिंग अयोटा और जो एसोफेगस है, ये आपके हार्ट की बैक साइड की तरफ पाई जा रही है। तो इस एसोफेगस के बिल्कुल आगे क्या होता है, आपका लेफ्ट एट्रियम होता है, ठीक है। क्योंकि लेफ्ट एट्रियम आपके हार्ट की सबसे पोस्टीरियर साइड की तरफ पाया जाता है, ये बात आपने याद रखनी है। सर मेरे हार्ट के सबसे एंटीरियर पार्ट की तरफ कौन सा चैम्बर पाया जाता है? दैट इज अ राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल बच्चे आपके हार्ट में सबसे अंटीरियर पाया जाता है, जिसको मैं लिख दूं अंटीरियर, मोस्ट अंटीरियर। अब इनको सर बताना क्यों जरूरी है कि हमारे पास अंटीरियर ये है, पोस्टीरियर ये है? बच्चे इसको बताना इंपॉर्टेंट है, इसकी मैं आपको अभी रीजन बताता हूँ। ये देखें, ये है राइट वेंट्रिकल, ये आपके पास सबसे अंटीरियर पाया जाता है। वाई वी आर सो मैसी अबाउट दिस कंसेप्ट? देखें, अगर आपको अंटीरियर साइड से कोई बंदा क्या करता है, स्टैप करते हैं। आप ऐसे खड़े हो, चुप करके खड़े हो शरीफ बंदे की तरह, आप मशरूतिये का वेट कर रहे हो, आगे से कज्जा आता है, कज्जा आपको स्टैप कर देता है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, इन केस वो अगर आपको स्टैप करेगा, और अगर आपके स्पीवियर मेडिएस्टिनम के अंदर वो स्टैप करेगा, तो सबसे पहले अगर वो आपके हार्ट को डैमेज करेगा, तो हार्ट के कौन से पार्ट को डैमेज करेगा? दैट इज योर ब्यूटीफुल राइट वेंट्रिकल। तो अंटीरियर साइड से इंजरी आपके राइट वेंट्रिकल को सबसे पहले होगी। और अगर पोस्टीरियर साइड से कोई इंजरी होगी, तो वो आपके किसको होगी सर? लेफ्ट एटीएम को। इसको इंजरी कहां से होगी? बैक साइड की तरफ। ये कंसेप्ट सर क्लियर हो गया हमारे पास। दूसरे नंबर बच्चे, एक पेशेंट है मेरे पास मिट्रल स्टेनोसिस का, आई नीड योर अटेंशन। एक पेशेंट है मिट्रल स्टेनोसिस का। देखिए ये है लेफ्ट एट्रिया, ये कैसा है, लेफ्ट एट्रिया, दैट इज अ मिट्रल स्टेनोसिस। लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पर पल्मोनरी वेन्स हैं, और ये हमारे पास लॉस है। हमने कहा कि सर लेफ्ट एट्रियम सबसे पीछे होता है, और इसके पीछे क्या होती है सर? एसोफेगस होती है, यहाँ पर एसोफेगस। बात के ऊपर गौर करना चाहता था भैया आपने। अगर पेशेंट के अंदर है मिट्रल स्टेनोसिस, मिट्रल स्टेनोसिस, मिट्रल स्टेनोसिस की वजह से क्या होता है? लेफ्ट एट्रिया से जो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाना होता है ना, वो कम जाता है, क्योंकि स्टेनोसिस है, ऑब्स्ट्रक्शन है। आगे आगे हम पढ़ेंगे मिट्रल डिफेक्ट्स के, वॉल्व डिफेक्ट्स के अंदर।
मिस्टर स्टिनोसिस की वजह से जो लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम में इसमें ब्लड ज्यादा डिपॉजिट हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि आगे नहीं जा रहा होता। जब बेचारे लेफ्ट एट्रियम में ज्यादा ब्लड इकट्ठा होता है ना, तो इसका जो साइज होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है। लेफ्ट एट्रियम का साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जब लेफ्ट एट्रियम का साइज देखो यहाँ पर इंक्रीज होगा, तो इसके पीछे क्या पड़ा हुआ है, एसोफेगस पड़ी हुई है। तो क्या ख्याल है, लेफ्ट एट्रियम के साइज इंक्रीज होने की वजह से आपकी एसोफेगस कंप्रेस नहीं होगी? सर एग्जैक्टली कंप्रेस होगी। तो अगर किसी पेशेंट को मिट्रस स्टीनोसिस है और उसके अंदर आपको मतलब मिट्रस स्टीनोसिस वाली सारी सिम्टम नजर आ रही, कार्डिक आउटपुट वगैरह उसकी कम हो जाएगी। मिट्रस स्टीनोसिस वाला मतलब कि जो मरमर है, कौन सा मरमर होता है मिट्रस स्टीनोसिस के अंदर, डायस्टोलिक मरमर होता है, और वो हमारे पास डीक्रिसेंडो मरमर होता है, ठीक है। और इसके अंदर देखिए साइज बढ़ेगा तो एसोफेगस यहाँ पर कंप्रेस होगी। जब एसोफेगस कंप्रेस होगी तो उस पेशेंट को खाने के अंदर मसला आएगा, डिफिकल्टी इन स्वॉल्विंग। तो इस कंडीशन को बच्चे हम कहते हैं ऑर्टनर सिंड्रोम। क्या कहा जाता है, ऑर्टनर सिंड्रोम। ऑर्टनर सिंड्रोम क्या होता है सर, अगर पेशेंट का जो लेफ्ट एट्रियम है उसका साइज इंक्रीज, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है जो लेफ्ट एट्रियम के साइज इंक्रीज होने की, मिट्रस स्टेनोसिस, देयर आर अ लॉट ऑफ कासेस ऑफ लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, हार्ट फेलियर हो गया है, आयोटिक रिगर्गिटेशन हो रही है, आयोटिक स्टेनोसिस हो गया है, सब की वजह से पेशेंट के अंदर आपको लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी नजर आ सकती है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जब लेफ्ट एट्रिया का साइज इंक्रीज होगा तो वो पीछे जाके क्या करेगी, एसोफेगस को कंप्रेस करेगी। पेशेंट के अंदर क्या सिम्टम आपको नजर आती है, डिस्फेजिया। डिस्फेजिया, डिस्फेजिया हम किसको कहते हैं, डिफिकल्टी इन स्वॉल्विंग। अब बात यहां पर खत्म नहीं होती, हमारे पास एक और चीज आपको कंप्रेशन नजर आती है, वो क्या होती है, दैट इज योर ब्यूटीफुल रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। यहाँ पर ना नीचे की तरफ जो आपकी वेगस नर्व की ब्रांच है ना, लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, ये छोटी सी, क्योंकि इसका साइज बढ़ रहा है ना पीछे की तरफ, तो ये इस नर्व को भी क्या कर देती है, नर्व की छोटी सी ब्रांच को भी ये कंप्रेस कर देती है। जब लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व कंप्रेस होती है, पेशेंट में कौन सी सिम्टम आएगी, होर्सनेस। होर्सनेस। तो अगर किसी पेशेंट में आपको मिट्रस स्टेनोसिस के बाद लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रोफी और उसके बाद डिफिकल्टी इन स्वॉल्विंग और उसकी आपको आवाज भारी नजर आती है, इसका मतलब उस पेशेंट में ऑर्टनर सिंड्रोम है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई एम सो मैसी अबाउट द लेफ्ट एट्रियल लोकेशन एंड राइट वेंट्रिकल लोकेशन, ठीक है। आई होप सो यू रियली अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। इसके बाद आता है कि सर जो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है, जाहिर बात है कि जो इसका मायोकार्डियम सबसे स्ट्रॉन्ग किसका होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल का मायोकार्डियम जो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है ना वो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल का होता है, ठीक है जी। और दूसरा छोटी मोटी ब्लड वेसल्स का आपको पता ही है, जैसे कि पल्मोनरी ट्रंक हमारे पास होती है जो राइट वेंट्रिकल से निकलती है, पल्मोनरी ट्रंक। उसके बाद हमारे पास अयोटा है, ठीक है जी। अब अयोटा सिर्फ अक्सर ना बच्चे, मैं पिछली वाली क्लास में भी ये बता रहा था, अक्सर वो यही समझते हैं कि जो अयोटा है ना वो सिर्फ यहाँ पर आके खत्म हो जाता है, इधर से निकलेगा असेंडिंग अयोटा बनेगा, अयोटा के बाद खत्म नहीं बच्चे। अयोटा निकलेगा सबसे पहले असेंडिंग अयोटा, उसके बाद अयोटिक आर्च, उसके बाद डिसेंडिंग अयोटा, उसके बाद थोरैसिक अयोटा, उसके बाद एब्डोमिनल अयोटा, बात यहाँ तक जाती है। तो ये है आपका पूरा अयोटा। और हर चीज के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट डिजीजेज जब हमने पढ़नी है ना, अयोटिक डायसेक्शन, अयोटिक एनोरिज्म, एब्डोमिनल अयोटिक एनोरिज्म, तो उनके अंदर ये सारी जो डिफरेंट लोकेशंस है ना अयोटा की, दे आर इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। बात यहाँ पर खत्म होगी। नेक्स्ट आते हैं कि सर पल्मोनरी वेन्स, एनीवन, any students can tell me how many pulmonary veins are in the heart, how many pulmonary veins and pulmonary arteries, पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स कितनी होती हैं, सबा अर्श तीन होती हैं, वेरी गुड। सबा अर्श ने कहा सर पल्मोनरी जो वेन्स होती है ना वो तीन होती हैं, और कोई, पल्मोनरी वेन्स जो ब्लड आपके लंग्स के अंदर लेके आती हैं वो तीन होती हैं, जूम यूजर ने बताया सर दो होती हैं। सर पल्मोनरी वेन्स आपके पास चार पल्मोनरी वेन्स होती हैं, चार। दो यहां से जा रही होती हैं आपके लेफ्ट एट्रियम में, दो दूसरी साइड में, अक्सर आपको डायग्राम में नहीं आपको दिखाता होता हूँ, अक्सर ये देखो, मैं दो यहां पर ड्रा करता हूँ, मैं दो यहां पर ड्रा करता हूँ,
और ये सारी लेफ्ट एट्रियम में जा रही होती है, जिनका 4 नंबर होता है। जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है इनका नंबर 2 होता है हमारे पास। ठीक है, ये बात भी आपने यहाँ पर याद रखनी है। पोर्टनर सिंड्रोम हो गया। उसके बाद हमें इसकी लोकेशन का, यार ये देख लो, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है, ये देख लो, नजर आ रही है 4 पल्मोनरी वेन्स होती हैं और पल्मोनरी आर्टरीज 2 होती हैं। ठीक है जी, ये भी मसला सर हल हो गया। नेक्स्ट आते हैं कि सर मेरे पास जो हार्ट होता है, हार्ट के अंदर कितनी लोकेशंस है, इसके अंदर कौन कौन सी लेयर्स हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पैथोलॉजिकली। हार्ट की लेयर्स को बच्चे अच्छे से समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी अक्यूट पेरिकार्डाइटिस, कार्डिक टैम्पोनेड, प्लूरल एफ्यूजन कहाँ पर हो रही है, कार्डियोमायोपैथी कहाँ पर होगी, एंडोथीलियल डैमेज कहाँ पर होगा, एंडोकार्डियल इस्कीमिया कहाँ पर होगा, ट्रांसम्यूरल इस्कीमिया कहाँ पर होगा, वो सब के लिए, उन कंसेप्ट को समझने के लिए आपको हार्ट की लेयर्स का जरूर पता होना चाहिए। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं सिंपल तरीके से। सर हार्ट की जो जनरली होती है ना, वो 3 लेयर्स होती हैं। 3 लेयर्स, जो आपकी लार्ज होती हैं वो 3 लेयर्स होती हैं। सर कौन कौन सी? मैं जाऊंगा इनर टू आउट, मतलब अंदर से ना, हार्ट की अंदर वाली साइड से हम बाहर की तरफ जाएंगे। इनर टू आउटर, अक्सर जगहों पे लिखा होता है आउटर टू इनर, लेकिन हम इनर टू आउटर जाएंगे। इनर टू आउटर। सबसे पहले जो इनर हमारे पास लेयर है, दैट इज कॉल्ड एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम, जो इसके अंदर एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, बिल्कुल हार्ट के जो अंदर वाली लेयर के अंदर होती है, जहां पर ब्लड आके टकराता है। उसके बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर, जिसको हम क्या कहते हैं, मायोकार्डियम। मायोकार्डियम होती है सर, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर। उसके बाद आपके पास आती है तीसरी लेयर, जिसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। क्या कहा जाता है जिसको, पेरिकार्डियम। लेकिन ये जो पेरिकार्डियम है ना, सारी कहानी इससे स्टार्ट होती है। पेरिकार्डियम की आगे फर्दर 2 टाइप्स होती हैं। वो 2 टाइप्स कौन सी है सर? एक होती है हमारे पास सीरस, एक होती है आपके पास फाइब्रस। एक सीरस लेयर है इसकी, पेरिकार्डियम की, एक आपके पास होती है फाइब्रस। ठीक है बच्चे। अब ये जो सीरस होती है ना, ये सीरस भी क्या करती है, फर्दर 2 में डिवाइड होती है। सीरस भी क्या करती है सर, फर्दर 2 में डिवाइड होती है। उसमें हमारे पास क्या, इनर विजरल, सबसे पर विजरल पेरिकार्डियम, नाम सुना होगा आप लोगों ने, विजरल पेरिकार्डियम। उसके बाद आती है प्राइटल, आउटर प्राइटल, प्राइटल पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। तो बच्चे ये जो विजरल और जो आपके पास प्राइटल पेरिकार्डियम है ना, दीज आर दी लेयर्स जिनके दरमियान पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। जिनके दरमियान में क्या है, ये अगर मैं इनको ड्रॉ करूं, तो यहाँ पर इन दोनों लेयर्स के दरमियान में पेरिकार्डियल स्पेस भी जिसको कहा जाता है, और इस पेरिकार्डियल स्पेस यहाँ पर आपके पास होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो आपके हार्ट को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। और वो किसके दरमियान में है सर? विजरल के दरमियान में और आपकी प्राइटल के दरमियान फ्लूइड यहाँ पर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड, या इसको पेरिकार्डियल स्पेस भी कहा जाता है। पेरिकार्डियल स्पेस का वर्ड हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है जी। तो अब देखिए, एंडोकार्डियम सबसे अंदर, फिर मायोकार्डियम, फिर पेरिकार्डियम की जो टाइप्स हैं यहाँ पर आ जाए, विजरल पेरिकार्डियम, फिर प्राइटल पेरिकार्डियम, और सबसे जो आउटर होती है वो आपके पास होती है फाइब्रस पेरिकार्डियम। सबसे आउटर कौन सी सर? फाइब्रस पेरिकार्डियम। ये चीजें क्या रखनी है आपने इसकी लेयर से बारे में याद रखनी है। मैं आपको यहाँ से डायग्राम से भी बता देता हूँ। सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी है सर? एंडोकार्डियम। उसके बाद कौन सी है सर? मायोकार्डियम। उसके बाद हमारे पास कौन सी आ गई? एपिकार्डियम, जो मैंने कहा ना विजरल पार्ट, ये देखो, ये वाली लेयर यहाँ पर स्टार्ट होगी। विजरल पेरिकार्डियम का ही दूसरा नाम होता है एपिकार्डियम। अक्सर स्टूडेंट कह रहे होते हैं कि सर ये एपिकार्डियम कहाँ से आ गई, तो बच्चे जो विजरल पेरिकार्डियम है ना, जो मैंने यहाँ पर लिखी भी हुई है, ये विजरल पेरिकार्डियम। इस विजरल पेरिकार्डियम को आप एपिकार्डियम कहते होते हैं। एंडो, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम, अक्सर हम इस तरह भी कहते हैं। लेकिन जब आप एंडो मायोपेरी करते हो ना, तो आप पूरे हार्ट की लेयर्स को कवर अप वहां पर कर लेते हो। ठीक है। तो यहाँ पर विजरल पेरिकार्डियम को आपने एपिकार्डियम कहना है। उसके बाद आपके पास क्या आ जाती है सर? मैंने कहा ना विजरल और प्राइटर के दरमियान में, ये देखो, ये पेरिकार्डियल कैविटी, जिसको पेरिकार्डियल स्पेस भी कहते हो, जिसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। ठीक है। तो ये विजरल और प्राइटर के दरमियान में होती है। और सबसे आउटर वो हमारे पास होती है फाइब्रस पेरिकार्डियम, जो कोलेजन से मिलकर बनी होती है।
सर इनकी लोकेशन काइंडली याद रखिएगा, इनकी लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी जो बच्चे मेडिसिन पढ़ रहे हैं उनको आइडिया होगा, जो आप जितने भी पेरिकार्डाइटिस, कार्डिक टेम्पोनेट, प्लूरल एफ्यूजन पढ़ रहे हो, दे आर ऑल रिलेटेड विद दीज लेयर्स। तो जितनी अच्छी बेसिक होगी उतनी अच्छी आपकी क्या होगी, क्लिनिकल पॉइंट्स भी आपके उतने ज्यादा अच्छे होंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर ना, अगर किसी पेशेंट के अंदर इस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर क्या हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, यहाँ पर पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर क्या हो जाए सर, इन्फ्लामेशन हो जाए, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डाइटिस। क्या कहा जाता है उसको, पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो हम उसको पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। और फिर पेरिकार्डाइटिस की आगे दो टाइप्स होती हैं, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस या क्रोनिक पेरिकार्डाइटिस, या जिसको कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस भी कहा जाता है, लेकिन उसको हम पैथोलॉजी के अंदर डिस्कस करेंगे। पेरिकार्डाइटिस का मतलब है सर इन्फ्लामेशन इन द पेरिकार्डियम। तो जब पेरिकार्डियम में इन्फ्लामेशन होती है ना बच्चे, तो उसकी वजह से इस पेशेंट के अंदर जो पेन होती है ना, लेट्स सपोज यहाँ पर पेरिकार्डाइटिस, चलो मैं जिसको पहले लिख लेता हूँ, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिकार्डियम या पेरिकार्डियल स्पेस या कैविटी, कुछ भी कह सकते हो। इसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगी तो पेशेंट को क्या होगा सर, पेशेंट के अंदर हमें नजर आती है अक्सर पेन। और इस पेन का मैंने आपको उस दिन करेक्टर बताया था। ये पेन आपके पास होती है शार्प पेन, पेशेंट को ऐसे लगता है कि जैसे किसी बंदे ने मुझे स्टैब कर दिया। तो वो आपके पास पेरिकार्डाइटिस, ये पेरिकार्डाइटिस की वजह से पेरिकार्डियल या जिसको प्लूरिटिक पेन भी कहा जाता है। ठीक है। तो अब ये पेन ना आपको अक्सर रेडिएट करती है। आपने देखा होगा एमआई के जो पेशेंट्स होते हैं ना, एमआई वाले पेशेंट्स के अंदर भी जो पेन होती है ना, वो ऊपर की तरफ रेडिएट करती है, मतलब उनकी नेक में भी जाती है, लेफ्ट आर्म की तरफ भी जाती है। तो बात आपको यहाँ पर ये बतानी है कि वो जो पेन सर रेडिएट करती है, वो किस वजह से करती है। मतलब हार्ट में नेक्रोसिस हो रही है, लेकिन जॉ भी पेन कर रहा है, नेक भी पेन कर रही है, लेफ्ट आर्म भी पेन कर रही है। बच्चे उसका रीजन होता है आपकी ये फ्रेनिक नर्व। कौन सी नर्व, फ्रेनिक नर्व, जो आपके डायफ्राम से भी इनर्वेशन लेके जाती है, आपके हार्ट की पेरिकार्डियम से इनर्वेशन लेके जाती है। ये जो फ्रेनिक नर्व होती है ना सर, जिसकी रूट वैल्यू मैं अक्सर बच्चों को बताता होता हूँ कि आप याद रखो, ये आपको काफी जगह पर हेल्प करेगी। इसकी रूट वैल्यू है 0,345। क्योंकि आप नंबर तो बहुत याद रखते हो, तो उस नंबर का हम फायदा उठाते हैं यहाँ पर। 0,345 मतलब C3, C4 एंड C5, ये इसकी होती है नर्व रूट। मतलब फ्रेनिक नर्व पेरिकार्डियम से पेन, जो इसके नोसिव रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, वो पेन की इनर्वेशन लेके इन रूट वैल्यूज की तरफ जा रही होती है। क्योंकि ये जो रूट वैल्यू है, ये इनर्वेशन आल्सो दे गेट इनर्वेशन फ्रॉम योर जॉ, फ्रॉम योर शोल्डर एंड फ्रॉम योर लेफ्ट आर्म। तो इस वजह से आपको इस पेशेंट की जो इनर्वेशन नजर आती होती है ना, एमआई के पेशेंट की या पेरिकार्डाइटिस वाले पेशेंट के अंदर, वो आपको लेफ्ट आर्म, जॉ, और जो हमारे पास नेक वाला रीजन है ना, वहां पर इस पेन की रेडिएशन हमें इस तरह इस वजह से नजर आती है, क्योंकि जो इसकी इनर्वेशन है ना, वो पेरिकार्डियम से ऊपर की तरफ जा रही होती है, पीछे C3, C4, C5 की तरफ। ठीक है। तो ये फ्रेनिक नर्व आपने याद रखनी है, जो पेरिकार्डियम से इनर्वेशन लेके जाती है। हार्ट की लेयर्स हमारे पास कवर होगी, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम, सीरस पेरिकार्डियम। सीरस की फिर हमने दो टाइप्स डिवाइड की, विजुअल, प्राइटल, एंड प्राइटल के बाद फाइब्रस। अगर मैं आउटर मतलब बाहर से मैं अंदर की तरफ हार्ट को देखूं, तो सबसे पहले फाइब्रस आएगी, फिर प्राइटल आएगी, फिर विजरल आएगी, फिर मायोकार्डियम, फिर एंडोकार्डियम। ये लेस मैं कह रहा हूँ याद करनी है यार, ये काफी दफा पूछी गई हैं और काफी डिजीजेज में आपको हेल्प करेंगी। अगर आपको मायोकार्डाइटिस का ही नहीं पता लोकेशन का, तो आप कार्डियोमायोपैथी कहाँ पर कवर करोगे इसको। ठीक है। तो ये बातें आपने यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं सर, जो हमारा हार्ट है इसकी ब्लड सप्लाई बताएं। क्योंकि हार्ट का जो मेन रिलेटेड इश्यूज आते हैं, जैसे कि स्कीमिक हार्ट डिजीजेज हैं, वो आपके इस हार्ट के अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है वो कंप्रोमाइज होने की वजह से होती है। इसलिए हमने हार्ट की ब्लड सप्लाई को अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि सर, जो हार्ट होता है, मतलब मेरे हार्ट को जो क्रोनरी आर्टरीज के जरिए ब्लड सप्लाई मिल रही है, वो कौन सी फेज के अंदर मिलती है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है एक सिस्टोलिक फेज है, एक हमारे पास होती है डायस्टोलिक फेज।
सिस्टोलिक का मतलब है कि जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, डायस्टोलिक का मतलब है कि जब आपका हार्ट रिलैक्स करता है। एंड स्टूडेंट शुड रिमेंबर दैट कि ड्यूरिंग डायस्टोल आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई मिलती है। जो इसकी अपनी करोनरी आर्टरीज में ब्लड जाता है ना, वो ड्यूरिंग डायस्टोल जाता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि करोनरी आर्टरीज को ज्यादातर ब्लड मिलता है किस दौरान सर? डायस्टोल के दौरान। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि सर डोमिनेंटली मेरे कौन से चैम्बर को डायस्टोल के दौरान ब्लड सप्लाई मिलती है? दैट इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल। आपके लेफ्ट वेंट्रिकल को क्या मिलती है? प्योरली जस्ट डायस्टोल के दौरान ब्लड सप्लाई मिलती है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ लेफ्ट वेंट्रिकल। अब काफी सारे स्टूडेंट्स को आइडिया हो गया होगा कि मैं किस बात की तरफ ये कंसेप्ट लेके जा रहा हूँ। लेफ्ट वेंट्रिकल कि आपके लेफ्ट वेंट्रिकल को ना सिर्फ डायस्टोल के दौरान ब्लड सप्लाई मिलती है। मतलब आपके हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया, जब वो रिलैक्स कर रहा होता है ना, तो उस दौरान आपकी करोनरी आर्टरीज के अंदर ब्लड जाता है, और डोमिनेंटली लेफ्ट करोनरी आर्टरी के अंदर। लेफ्ट करोनरी आर्टरी से लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, और उससे आपके लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई मिलती है। लेकिन जो आपका राइट वेंट्रिकल होता है ना, या जो राइट करोनरी आर्टरी होती है, वो मोस्टली जो ब्लड लेती है, वो सिस्टोल के दौरान भी लेती है और डायस्टोल के दौरान भी लेती है। ये बात याद रखिए, सिस्टोल एंड डायस्टोल। अगर दोनों फेजेस के अंदर ब्लड सप्लाई ले रहा है, तो वो आपके हार्ट का कौन सा पार्ट होगा? दैट इज द राइट वेंट्रिकल, दैट इज द राइट एट्रियम, एंड इट कैन बी लेफ्ट एट्रियम। ठीक है। तो सिर्फ आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ ज्यादती होती है कि इसको सिर्फ एक फेज के दौरान क्या मिलती है? ब्लड सप्लाई मिलती है। इसलिए तो हम कहते हैं कि सर जो पेशेंट को एमआई होता है, वो ज्यादातर कब होता है? एमआई ज्यादातर आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर होता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर होने का रीजन क्या होता है? क्योंकि सर जो ब्लड सप्लाई है, वो इसको सिर्फ एक फेज में मिल रही है तला भाई, सिर्फ डायास्टोल के दौरान आपके लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई मिलती है। तो जब डायास्टोल के दौरान, देखिए मैं लिखता हूँ, डायास्टोल में ब्लड सप्लाई मिली, यहाँ पे मैं लिखती है करोनरी आर्टरी है। डायास्टोल के दौरान यहाँ पर ब्लड जा रहा है, ये चला गया ब्लड। ठीक है। अब इसके बाद कौन सी फेज आ गई सर? सिस्टोलिक फेज। अब सिस्टोलिक फेज के दौरान यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं होगी ब्लड सप्लाई की, इस एरिया के अंदर ब्लड सप्लाई की मूवमेंट नहीं होगी। तो जब सिस्टोल के दौरान इस ब्लड को स्टेसिस का मौका मिल जाता है ना, किसका मौका? स्टेसिस का। तो ये ब्लड क्या करना शुरू कर देता है? क्लॉट बनाना शुरू कर देता है। इट स्टार्टेड टू फॉर्म क्लॉट्स। और अगर किसी पेशेंट के अंदर थोड़ा सा भी रिस्क फैक्टर हो, मतलब कि लिपिड्स थोड़े से ज्यादा हो उसकी ब्लड सप्लाई के अंदर, पेशेंट हमारे पास हाइपरटेंसिव हो, या पेशेंट हमारे पास डायबिटीज मेलाइटिस का हो, अगर पेशेंट के साथ ये तीन रिस्क फैक्टर्स भी हैं, और उसका ब्लड क्या कर रहा है? स्टेसिस में भी जा रहा है, तो उस पेशेंट के अंदर क्या हो जाता है फिर? एमआई या हार्ट अटैक उस पेशेंट में हो जाता है। तो आई होप सो आज आपको एक बात पता चली होगी कि लेफ्ट वेंट्रिकल के स्टेसिस का मौका, बिल्कुल बिल्कुल ब्लड को स्टेसिस का मौका मिल जाता है। और मेरे से एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन ये किया था कि सर स्टेसिस का मौका तो अगर मैं यहाँ पर अभी भी बैठा हूं ना, तो मेरे हार्ट को मिल रहा है, कोरोनरी आर्टरी जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ना, उसको स्टेसिस का मौका मिल रहा है, फिर मुझे एमआई क्यों नहीं हो रहा? तो मैंने कहा बच्चे, उसके लिए आपकी बॉडी के अंदर लिपिड्स ज्यादा होनी चाहिए, उसके लिए आप हाइपरटेंसिव होनी चाहिए, उसके लिए आप डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट होने चाहिए, या उसके लिए आप हैवी स्मोकर होने चाहिए। आपको स्मोकिंग करनी चाहिए। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपके पास क्या हो? हार्ट अटैक या एमआई हो, तो ये आप जब प्री डिस्पोजिशन कॉजेज प्रोवाइड करते हो ना, तो दूसरे नंबर चूंकि स्टेसिस तो हो रही है, तो जब ये रिस्क फैक्टर भी आ जाएंगे, इट कैन लीड टुवर्ड्स द एमआई। तो इसलिए आपने देखा होगा अक्सर एमआई वाले पेशेंट्स को, डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट को, हाइपरटेंसिव वाले पेशेंट को, लिपिड्स वाले पेशेंट्स को क्या होता है? हार्ट अटैक होता है। ठीक है। और ज्यादातर कौन सा चैम्बर इन्वॉल्व होता है सर? लेफ्ट वेंट्रिकल। ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। और क्यों होता है? आज आपको पता चला होगा, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इसके अंदर ज्यादा नहीं हो रहा हार्ट अटैक, इसके अंदर स्टेसिस का मौका होने की वजह से, ब्लड को स्टेसिस का मौका मिलता है, दैट कैन लीड टुवर्ड्स द एमआई। ओके हो गया। नेक्स्ट आते हैं कि सर अब ब्लड सप्लाई भी पढ़ा दें, कितनी बातें आपने करनी है। तो आज जी अब इसकी ब्लड सप्लाई की बात कर लेते हैं। हमारे पास जो करोनरी आर्टरीज है, देखिए लेट्स सपोज मैं इसकी ब्रांचेस, मैं सिर्फ लिखूंगा ब्रांचेस। सबसे पहली जो ब्रांच होती है उसको हम क्या कहते हैं सर? डेट इज कार्ड द, रेड से लिखते हैं, डेट इज अयोटा, क्योंकि अयोटा से निकलेगी ब्रांच।
अयोटा। अब अयोटा से हमारे पास निकलती हैं दो ब्लड वेसल्स। कौन कौन सी सर? राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है। अब ये जो राइट कोरोनरी आर्टरी है ना, पहले हम इसकी ब्रांचेस को डिस्कस कर लेते हैं कि ये कौन कौन सी ब्रांचेस देती हैं। राइट कोरोनरी आर्टरी ब्रांच देती है एंटीरियर मार्जिनल आर्टरी, एंटीरियर मार्जिनल आर्टरी एंड पोस्टीरियर कोरोनरी या पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, पीडीए जिसको कहा जाता है, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। मैं बड़ी बड़ी आर्टरीज के नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ, छोटी छोटी भी तो फिर कई होती हैं। ये हमें क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है। ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी बच्चे हमारे पास ब्रांच देती है कौन कौन सी? लाडा, योर फेवरेट वन, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, लाडा ब्रांच देगी। उसके बाद ये ब्रांच देती है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। अब ये जो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है ना, ये भी एक ब्रांच देती है जिसको हम क्या कहते हैं? ऑब्चुनेटर आर्टरी, या जिसको ऑब्टेंडेंट आर्टरी भी कहा जाता है। ऑब्टेंडेंट आर्टरी, ऑब्टेंडेंट मार्जिनल आर्टरी लिखना, चलो ये मार्जिनल ही होती है इसकी जो छोटी छोटी ब्रांचेस होती है। ठीक है। इसके अलावा जो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है, ये भी कभी कभी क्या करती है? ये पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस, सॉरी पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस कह रहा हूँ, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी ये भी देती है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर भी आपने पीडीए लिखी हुई है, यहाँ पर भी आपने पीडीए लिखी हुई है, तो क्या ये दोनों से आती हैं? ये डिपेंड करता है। कुछ लोगों के अंदर पीडीए दोनों से आती है, जिसको हम को डोमिनेंस कहते हैं। मैं भी उस कंसेप्ट के ऊपर आता हूँ। कुछ लोगों के अंदर लेफ्ट डोमिनेंस होती है, कुछ लोगों के अंदर राइट डोमिनेंस होती है। ठीक है जी। अब देखिए, ये जो आपके हार्ट के डिफरेंट पार्ट्स हैं, कौन सा पार्ट या कौन सी आर्टरी किस पार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, हम उसको जरा डिस्कस करते हैं। क्योंकि सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखी हुई है पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, तो मैं इसके पार्ट्स को यहाँ पर लिखता हूँ कि ये किस किस को ब्लड सप्लाई करेगी। पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी आपके पास सप्लाई करती है 1/3 इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को। इंटर, मैं ऊपर आपको डायग्राम से भी समझाऊंगा, परेशान नहीं हो। 1/3 इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, क्योंकि जो बाकी का सेप्टम होता है ना, उसको कौन सप्लाई करती है? आपकी लाडा। 1/3 इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये बच्चे ये याद, जितनी अच्छी बेसिक याद करोगे, उतनी अच्छी आपकी जो क्लिनिकल्स होंगे ना वो होंगे, उतनी अच्छी आपकी पैथोलॉजी होगी। 1/3 इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। भाई उसके बाद जितनी भी आपकी पोस्टीरियर वॉल है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पोस्टीरियर वॉल्स ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल एंड इवन राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। ठीक है जी। ये भी इनकी छोटी छोटी ब्रांचेज होती हैं इसकी पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी की, जो इन सबको क्या करती है? ब्लड सप्लाई करती है। लेकिन सबसे इंटरेस्टेड फैक्ट मैं अब लिखने लगा हूं, आपका जो एसए और एवी नोड होता है सर, उसको कौन ब्लड सप्लाई करता है? एसए एंड एवी नोड, एवी नोड जो हमारे हार्ट की जिन्होंने वायरिंग की हुई है, जो कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है सर, इनको ब्लड सप्लाई कौन करता है? बच्चे इनको आपकी पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी ही ब्लड सप्लाई करती है। पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स। राइट कोरोनरी आर्टरी की कौन सी ब्रांच है बच्चे? पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। एंड पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी सप्लाइंग द ब्लड टू योर एसए नोड एंड एवी नोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसको काफी दफा पूछा गया है आपके यूवर्ड के अंदर। 2 से 3 एमसीक्यूज हैं इसके अंदर, कि अगर एक पेशेंट आपके पास राइट वेंट्रिकल इंफार्क्शन के साथ आ रहा है, और साथ उस पेशेंट के अंदर क्या है? ब्रेडिकार्डिया भी है, तो इसका मतलब है कि सर उस पेशेंट में राइट कोरोनरी आर्टरी का स्कीमिया हुआ होगा। और राइट कोरोनरी आर्टरी चूंकि हमारे पास पीडीए दे रही है, और जो पीडीए होती है ये आपके एवी और एस नोड को भी ब्लड सप्लाई करती है। तो चूंकि राइट कोरोनरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन है, पीडीए को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, एसए और एवी नोड को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, एसए और एवी नोड काम करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या होता है? ब्रेडिकार्डिया। तो अगर कहीं पर भी लिखा हो पेशेंट के एसटी एलिवेशन आपको नजर आ रही है, ठीक है जी, एसटी एलिवेशन किस किस बीट्स में नजर आ रही है? लेट्स सपोज V1 और V2 के अंदर आपको नजर आ रही है एसटी एलिवेशन, साथ उसकी जो हार्ट रेट है वो बहुत कम है, तो हमेशा राइट कोरोनरी आर्टरी इन्फार्क्शन की तरफ आपने जाना। ठीक है, इसके के राइट कोरोनरी आर्टरी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, ये बात आपने यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं एंटीरियर मार्जिनल आर्टरी। एंटीरियर मार्जिनल आर्टरी किसको सप्लाई करती है सर?
ये एंटीरियर मार्जिनल आर्टरी सप्लाई करती है राइट वेंट्रिकल को। उसके बाद राइट वेंट्रिकल, इसके अलावा जो इंफीरियर सरफेस होती है ना नीचे वाली लेफ्ट वेंट्रिकल की, उसको भी ये किसी हद तक ब्लड सप्लाई करती है। तो राइट वेंट्रिकल हो गया, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंफीरियर वॉल। इंफीरियर वॉल को भी थोड़ा बहुत ये ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। अब आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसके बारे में हर स्टूडेंट सुनना चाहता है, दैट इज योर लाडा। कि सर जो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, ये किस किस को ब्लड सप्लाई करती है। तो बच्चे सबसे पहले चलो मैं लाडा को यहाँ पर लिख देता हूँ, लाडा को यहाँ पर लिखते हैं। लाडा याद रखना है, क्योंकि लाडा में अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो आपके उन हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी। सबसे पहले जो आपका एंटीरियर वॉल है, एंटीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, एंटीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। भाई एंटीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल ऑलमोस्ट कुछ इसको कहते हैं कि 2/3 जो वॉल है ना, वो सारी ब्लड सप्लाई लाडा करती है। इसके अलावा जो आपका इंटर, देखो अब यहाँ पर मैंने कहा था ना कि 1/3, ये 1/3 को सप्लाई करती है पीडीए। बाकी जो 2/3 होता है ना, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर जो सेप्टम है, 2/3 आपका ये जो लाडा है ना, ये सप्लाई करती है। तीसरे नंबर पर हमारे पास एक क्या इसको कहते हैं, मसल्स होते हैं आपके हार्ट के अंदर, जिनको हम पैपिलरी मसल्स कहते हैं। और पैपिलरी मसल हमारे पास कौन कौन से होते हैं, एंटीरो लैटरल और पोस्टीरो मीडियल होते हैं। मैं यहाँ पर चलिए लिख देता हूँ, आपके हार्ट के अंदर होते हैं सर पैपिलरी मसल्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है पैपिलरी मसल वाला कंसेप्ट। पैपिलरी मसल, पैपिलरी मसल्स कितनी टाइप्स के होते हैं सर, दो टाइप्स के होते हैं। एक मेरे पास है पोस्टीरो मीडियल पैपिलरी मसल, एंड द अदर वन इज द एंटीरियो लैटरल पैपिलरी मसल। अब इनकी ब्लड सप्लाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एंटीरियो लैटरल है ना, इसको सप्लाई करती है ड्यूअल ब्लड सप्लाई। इसको यहां पर लिखो, ड्यूअल ब्लड सप्लाई। कि इसको ना दो जगह से ब्लड सप्लाई मिलती है, इसलिए इसके इस्कीमिया का चांस कम होता है एज कंपेयर टू पीएम, पोस्टीरो मीडियल। कौन कौन सी ब्लड सप्लाई इसको ब्लड सप्लाई करती है, एक होती है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, दूसरी लाडा। लाडा और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरीज को ब्लड सप्लाई करती है। और जो आपका पोस्टीरो मीडियल पेपिलरी मसल होता है ना, इसको सिर्फ पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। तो इसीलिए जो आपका बच्चे पोस्टीरियर मीडियल पेपिलरी मसल होता है ना, इसके इस्कीमिया का चांस भी क्या होता है, ज्यादा। क्यों, इसकी सिंगल ब्लड सप्लाई है, इन दोनों की है ड्यूअल ब्लड सप्लाई। और जब ड्यूअल ब्लड सप्लाई होगी, आपको पता है अगर लाडा में ऑब्स्ट्रक्शन है तो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स ब्लड सप्लाई कर देगी, अगर लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स में ऑब्स्ट्रक्शन है तो ये ब्लड सप्लाई कर देगी। इसलिए एंटीरियर लैटरल पेपिलरी मसल की इस्कीमिया का चांस कम होता है, पीएम का ज्यादा होता है। तो यहां पर भी हम लिख लेते हैं, एंटीरियर लैटरल पेपिलरी मसल को कौन ब्लड सप्लाई करता है सर, उसको भी लाडा करती है पेपिलरी मसल। ठीक है सर, ये बात भी यहाँ पर, एंटीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, 2/3 इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड ए एल पेपिलरी मसल को आपकी लाडा सप्लाई करती है। लास्ट पे कौन रहता है सर, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। यहाँ पर मैं लिख देता हूं, लेफ्ट लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी किस किस एरिया को ब्लड सप्लाई करती है भाई, एल से आपने याद रखना है लैटरल। तो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल की जो लेटरल साइड है ना, यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेटरल साइड, लेटरल साइड ऑफ योर लेफ्ट वेंट्रिकल। इसलिए तो हम अगर एलसीए के अंदर हो तो हम ज्यादातर लीड V5 और V6 को देखते हैं ना। तो एल से याद रखना, एल से लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, और एल से लेटरल साइड ऑफ योर लेफ्ट वेंट्रिकल को कौन ब्लड सप्लाई करती है सर, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो इस तरह हमारी जो काफी सारी जो मेन ब्लड वेसल्स हैं, उनको हमने क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया। जो इनकी ब्रांचेज हैं, वो जैसे ये ऑप्टेंडिड है, तो ये जो लेफ्ट एट्रियम है उसको ब्लड सप्लाई करती है, और आगे ये ब्रांच दे देती है पीडीए। अब ना थोड़ी सी जो कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के माइंड के अंदर होगी ना, वो है पीडीए को लेकर, कि सर पीडीए को आपने कभी दोनों साइडों की तरफ लिखा हो। तो बच्चे पीडीए हमारे पास में चेंज होती है, कुछ लोगों के अंदर राइट कोरोनरी आर्टरी से निकलती है, कुछ लोगों के अंदर लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से ये निकलती है। तो जिन लोगों के अंदर ये राइट कोरोनरी आर्टरी से निकलेगी, हम उनको क्या कहते हैं, राइट डोमिनेंस।
तो सर यहाँ पर हम बात कर रहे थे, ये जो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी आपकी होती है ना, ये मैंने कहा कि बाज का तो राइट कोरोनरी आर्टरी से निकली, जो कि 80% केसेस के अंदर आता है, ऐसा ही होता है, 70-80% आपके ना ये राइट कोरोनरी आर्टरी से निकलती है। तो अगर पीडीए राइट कोरोनरी आर्टरी से निकले, अगर पीडीए क्या करे सर, राइट कोरोनरी आर्टरी से निकले, तो उसको हम कहते हैं राइट डोमिनेंस। जो ज्यादातर लोगों के अंदर ये ऐसा होता है, ज्यादातर लोगों में क्या होता है सर, राइट कोरोनरी आर्टरी से पीडीए निकलती है, और इस चीज को हम कहते हैं राइट डोमिनेंस। अब सर इसको डिस्कस करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए, अगर किसी पेशेंट में होता है राइट कोरोनरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन, मैं कहता हूँ कि ये राइट कोरोनरी आर्टरी है, इसमें क्या हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन। जब इसमें 100% ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, आई वुड नो दैट इट कैन लीड टुवर्ड्स एमआई। अगर हमारे पास राइट कोरोनरी आर्टरी से पीडीए निकलती है और उस पेशेंट में राइट डोमिनेंस हुआ, तो उस पेशेंट में क्या होगा सर, उस पेशेंट के अंदर आपको साथ ब्रेडिकार्डिया या हार्ट ब्लॉक के सिम्टम्स भी आएंगे। ब्रेडिकार्डिया प्लस आप उसको, उस पेशेंट में आपको हार्ट ब्लॉक वाले सिम्टम्स जरूर नजर आएंगे। लेकिन हमने कहा कि सर 10 to 15 पेशेंट्स जो होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है कि ये जो आपकी पीडीए है ना, पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस, ये लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से भी निकल सकती है। लेकिन ये कितने परसेंट लोग होते हैं सर, दीज आर ओनली 10 to 15% लोग। अब ये परसेंटेज कुछ बुक्स ने ना इसको चेंज लिखी हुई है, लेकिन ये थोड़ा बहुत वैल्यू है, 70 to 80 ऊपर है कि राइट कोरोनी आर्टरी से पीडीए निकल रही है। 10 to 15 होता है जो हमारे पास लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से निकलता है, और इसको हम कहते हैं लेफ्ट डोमिनेंस। इसको क्या कहना है अपनी, लेफ्ट डोमिनेंस, लेफ्ट डोमिनेंस। कुछ लोग भाई ऐसे भी होते हैं, इतने खुश नसीब होते हैं कि उनके अंदर जो पीडी होती है, बट ये पीपल्स आर वेरी रेयर। कुछ बुक्स इसको लिखती हैं कि सर ओनली 5 to 10% ऐसे लोग हैं जिनके अंदर क्या होता है सर, जो पीडीए है वो आपकी दोनों साइडों से, मतलब कि राइट कोरोनरी आर्टरी से भी, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, मतलब दोनों साइडों से पीडीए आर्टरी हमारे पास ना ओरिजिनेट हो रही होती है, ड्राइव हो रही होती है। तो इसको हम कहते हैं को डोमिनेंस। क्या कहेंगे हम इसको, को डोमिनेंस कहेंगे। और को डोमिनेंस वाले पेशेंट्स के अंदर अगर एमआई होता है, तो उनके अंदर ब्रैडिकार्डिया आपको नजर नहीं आता, क्योंकि बहुत कम केसेस है जिनके अंदर आपकी राइट कोरोनरी आर्टरी में भी ऑब्स्ट्रक्शन हो, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के अंदर भी ऑब्स्ट्रक्शन हो, और फिर उनके अंदर हमें ब्रैडिकार्डिया नजर आ सकता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसको हमने काफी दफा आगे जब यूवर्ड आपको सॉल्व कराऊंगा ना, तो उसमें काफी ज्यादा एमसीक्यूज हैं। मुझे देखना ज्यादा, मुझे एमसीक्यू जहाँ पर नजर आता है तो मैं अभी ऐड कर देता हूँ उसको। डोमिनेंस 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 डोमिनेंस, ये लो भाई। एक- सर पता कैसे चलेगा कि कौन सी डोमिनेंस है? क्या हुआ? पता कैसे चलेगा कि कौन सी डोमिनेंस है, लेफ्ट साइड है, राइट साइडेड है कि कोर डोमिनेंस है? मैडम देखो, अगर तो है ना पेशेंट के अंदर राइट वेंट्रिकल का इंफार्क्शन हुआ है, और राइट वेंट्रिकल के इंफार्क्शन के साथ ब्रेडिकार्डिया हुआ, तो उस पेशेंट के अंदर क्या होगा, राइट डोमिनेंस। सर अगर पेशेंट का पैथोलॉजी के राइट, अलावा नहीं पता चल सकता कि कौन सी डोमिनेंस है बगैर पैथोलॉजी मैडम के? उसके बाद तो फिर एंजियोग्राफी कराओ, तो उसके अंदर ब्लड वेसल्स को देख लो कि भाई इस पेशेंट के अंदर ये जो पीछे आर्टरी आ रही है पीडीए, वो कहाँ से ड्राइव हो रही है। ठीक है, अब देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो मुझे क्या जरूरत है मैं अपनी पीडीए को मेजर करूँ। आप में से कितने स्टूडेंट्स को पता है कि आपकी राइट डोमिनेंस है या लेफ्ट डोमिनेंस? आपको तभी पता चलेगा ना, अल्लाह ना करे कि आपको इन केस जब आप 60-70 ईयर्स के होते हो, ओबेस हो जाते हो, तो आपको एमआई के रिस्क के ऊपर होते हो, आपको एमआई होता है इन केस, और वो राइट वेंट्रिकल का एमआई है, अगर राइट वेंट्रिकल के एमआई के साथ आपको क्या हो जाता है, ब्रैडिकार्डिया, हार्ट ब्लॉक भी हो जाता है, तो फिर आप, तब आपको पता चलेगा कि मुझ में क्या थी, राइट डोमिनेंसी। हाँ, अगर राइट वेंट्रिकल का एमआई हुआ साथ ब्रैडिकार्डिया नहीं है, फिर आपको क्या होगा, लेफ्ट डोमिनेंस हो सकती। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पर याद रखिए। अब बातें थोड़ी सी, मैं ब्लड वेसल्स ना आपको यहाँ से बता देता हूँ। हमने सबसे पहले बात की सर, ये राइट कोरोनरी आर्टरी है। मुझे स्टूडेंट्स कह रहे थे सर फर्स्ट एड की रीडिंग करवा रहे भाई, ये जो जितनी डायग्राम्स बनी हुई है ना सारी आपकी फर्स्ट एड में, तो आपकी फर्स्ट एड भी यहाँ से रिवाइज हो जाती है। राइट कोरोनरी आर्टरी ये देखो, ये आ रही राइट कोरोनरी आर्टरी, इसने क्या दिया, एंटीरियर मार्जिनल आर्टरी, और ये राइट वेंट्रिकल को सप्लाई कर रही है। ऑन द अदर हैंड वी हैव द लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, एंड वी हैव द लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ये लेफ्ट जो लाडा है ये किसको सप्लाई कर रही है,
आपका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को और एंटीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल को। ठीक है जी। अब ये इसका ये एंटीरियर व्यू था। अब आते हैं इसके पोस्टीरियर व्यू की तरफ। तो पोस्टीरियर ये देखो मैडम, ये देख लें, एंजियोग्राफी करते हो अगर आपको ये नजर आ जाती है कि ये राइट करोनरी आर्टरी से निकल रही है, इसका मतलब क्या है, ये राइट डोमिनेंस है। ठीक है, और इस बंदे के अंदर ये राइट डोमिनेंस है। और दूसरा ये लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, जब आप पीछे से देखोगे तो ये कौन सी ब्रांच देती है सर, OMA, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज मार्जिनल आर्टरी। ठीक है। उसके बाद जो आपका लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है, ये LA लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई कर रही है। ठीक है। और जो हमारे पास ये जो पीछे से आ रही है राइट कोरोनरी आर्टरी, एक ब्रांच छोटी सी दे रही है राइट वेंट्रिकल को। ठीक है, तो ये बात आपने यहाँ पर याद रखनी है। हमने ब्लड सप्लाई भी ऊपर से कवर कर ली। सो दैट्स ऑल अबाउट द ब्लड सप्लाई। इंशाल्लाह अब आपकी बेसिक ठीक होगी है ना। अब इसके ऊपर हमने सारा क्लिनिकल सब अप्लाई करना है। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर MI क्यों ज्यादा होता है, राइट वेंट्रिकल में कम क्यों होता है, ब्रेडिकार्डिया साथ कब आएगा। तो ये था आज का आपका ब्यूटीफुल लेक्चर, जो हमने MCQ से यहाँ से स्टार्ट किया था और लास्ट पे जाके आपने वाइंड किया। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर हेडिंग टुवर्ड्स फिजियोलॉजी फ्रॉम टुमारो। और जो हमारे लेक्चर का मैंने आपके साथ शेड्यूल शेयर किया हुआ, हम उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। ठीक है जी। इफ एनी स्टूडेंट्स हैज एनी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, यू कैन आस्क राइट नाउ। सबसे पहले हमने क्या टेक्निक इस्तेमाल की कि सर जो भी हमारे पास लेंथी स्टेट वाला क्वेश्चन होता है, हम उसकी लास्ट लाइन से हमेशा स्टार्ट करते होते हैं। तो यहाँ पर लास्ट लाइन में उसने क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली अकर इमीडिएटली prior to the disappearance of this patient's murmur, कि इस पेशेंट का जो मर्मर है वो डिसअपियर होने से पहले क्या हुआ होगा। ये लास्ट लाइन के अंदर इसने पूछा है। अब हम ऊपर की तरफ चले जाते हैं और देखते हैं कि सर हमारी जो स्टेटमेंट है उसने हमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड की हैं और जो आपके इस मर्मर से रिलेटेड है। अब देखिए, अगर आप लास्ट लाइन पढ़ रहे हो ना, मैं इसलिए कहता हूँ हमेशा लास्ट लाइन से, जो कि एक इंटरनेशनल टेक्निक भी है, हमेशा लास्ट लाइन से स्टार्ट करते हो, आपको पता चल जाता है कि मैंने ऊपर से क्या क्या बज वर्ड्स को निकालना है। तो अब यहाँ पर आपको पता चल गया कि देर इज समथिंग दैट इज रिलेटेड विद द मर्मर। तो वो पूछ रहे हैं कि सर जो डिसअपियरेंस ऑफ दिस मर्मर हो रहा है, ये जो मर्मर डिसअपियर हो रहा है, उस मर्मर की मतलब वो कैसे हुआ और उसकी मैनिफेस्टेशंस क्या है। आते हैं कि सर अ न्यू बोर्न गर्ल, सर अब बिल्कुल जो न्यू नेट्स है वो हमारे पास एक गर्ल है, इज एवेल्युएटेड इन द नर्सरी। ठीक है जी। द पेशेंट वाज बोर्न एट 39 वीक gestation via spontaneous vaginal delivery following an uncomplicated pregnancy. So everything until now is fine. उसका जो gestation वीक्स है सर वो भी बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि हमें पता है कि अगर 36 से कम होगी तो ये पेशेंट हमारे पास प्री मेच्योरिटी की तरफ जा सकता है। लेकिन 38 एंड 39 और 36 से लेके या 38 से लेके 42 तक आपके पास नॉर्मल होते हैं। ठीक है। हाँ, अगर 42 से ज्यादा हो जाएंगे देयर इज प्रॉब्लम, अगर 36 से कम हो जाएंगे देयर इज आल्सो प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन ये ठीक है। और दूसरा उसका हुआ वजाइनल डिलीवरी, जो कि आजकल पाकिस्तान में काफी ज्यादा कम हो रही है, ज्यादातर सी सेक्शन हो रहे हैं। उसकी वजह से मैंने आपको कहा था पेशेंट्स के अंदर एनआरडीएस और नमूनिया हमें काफी कॉमन नजर आ रहा है वार्ड्स के अंदर। She has been breastfeeding well and has urinated 3 times and stool once. वो कह रही है कि ब्रेस्ट फीडिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बच्ची जो है न्यू नेट, बिल्कुल जो नई बच्ची पैदा हुई है, वो ब्रेस्ट फीडिंग भी ठीक कर रही है, यूरिनेट भी 3 टाइम्स करी है एंड स्टूल्ड वंस। अब देखिए ना, यहाँ पर एक चीज है, चले मैं जो आपका रोजाना जो बच्चे मतलब कि फैमिली के हिसाब से भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट नॉलेज आपको बता दूं कि अक्सर हम देखते हैं यार बच्चों को अंदर ना या तो डायरिया होता है या बच्चों के अंदर ना स्टूल्स होते हैं। तो बच्चों के अंदर डायरिया या स्टूल होना इज समथिंग नॉर्मल। ठीक है, ये एक चीज याद रखिए, जो न्यूनेट्स होते हैं ना 45 डेज तक जो बच्चे होते हैं, इनके अंदर डायरिया या कॉन्स्टिपेशन होना ना ये नॉर्मल होता है। अक्सर माएं पता क्या करती हैं, डायरिया होता है तो उस बच्चे को मतलब कि डॉक्टर के पास ले जाती हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाए फिर भी बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर साहब क्या करते हैं जी, उसको एंटी मतलब कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए डिफरेंट टाइप की सीरप दे देते हैं। ये चीज का थोड़ा सा अपने ख्याल करना, क्योंकि बच्चे की जो जीआईटी होती है ना, बच्चे वो प्रॉपरली अभी डेवलप नहीं की होती, उसका नॉर्मल फ्लोरा नहीं अभी तक बना होता। और अगर आपने उस न्यूनेट्स को, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ न्यूनेट्स का, फर्स्ट मंथ का जो बच्चा होता है, इवन जिसको कुछ बुक्स 28 डेज का बेबी भी लिखते हैं, तो उसको अगर भाई आप अभी सिरप्स वगैरह उसके ऊपर डालना शुरू कर दोगे, केमिकल्स के ऊपर डालना शुरू कर दोगे, सॉल्ट्स के ऊपर डालना शुरू कर दोगे, तो वो जो नॉर्मल फ्लोरा उसकी जीआईटी का होता है ना, वो प्रॉपरली डेवलप नहीं करेगा। तो इस चीज का आपने जरा थोड़ा सा ख्याल करना है। नेक्स्ट आते हैं कि सर अप्रोक्सीमेटली 1 आवर आफ्टर डिलीवरी a 2/6 systolic murmur could be heard at the left upper sternal border। कि सर जो उसका लेफ्ट अपर स्टर्नल बॉर्डर है ना, वहां पर हमें एक सिस्टोलिक मर्मर सुनाई दी है। सब कुछ नॉर्मल था, डिलीवरी भी नॉर्मल थी, 1 घंटे के बाद हमें एक सिस्टोलिक मर्मर सुनाई देता है जिसकी इंटेंसिटी क्या है, 2/6।
अब देखें ये इंटेंसिटी हम मैं आगे जाके आपको पढ़ाऊंगा इंटेंसिटी स्केल क्या होता है। 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, ये सारी इंटेंसिटी होती है। 2/6 का मतलब है कि यार कुछ ज्यादा इंटेंसिटी वाला मरमर नहीं है। हाँ मतलब कि थोड़ी सी इंटेंसिटी है उसके अंदर। लेफ्ट अपर स्टर्नल बॉडी, देखिए ये जो लोकेशन है ना मरमर की, मैं ऑलवेज स्टूडेंट्स को कहता हूँ मरमर ये ऐसा टॉपिक है कि यूएस असेंबली इसको मिस नहीं करती होती। मैं इसलिए अभी जो यूएस असेंबली की अभी क्लास हुई मैं उसमें मरमर्स बच्चों को पढ़ाए। आपने मरमर्स को रिकॉग्नाइज करना है, आपने ऑस्कल्टेट करके उनको पहचानना है। उसके बाद आपको उसकी लोकेशंस का भी पता होना चाहिए मरमर्स की। आप अगर कोई बच्चा यूएस असेंबली देने जाएगा ना तो आपको हेडफोन प्रोवाइड करते हैं। चले भी वो हेडफोन क्यों प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि देर इज 2 to 3 क्वेश्चन फ्रॉम द मरमर और ये आने ही आने होते हैं। मैं पूरी फर्स्ट स्टेज से अगर कोई बता मेरे से पूछे ना यार कोई एक टॉपिक ऐसा बता दो जिसमें से क्वेश्चन आना ही होना है, तो मैं उसको हमेशा मरमर्स कहता हूँ। तो ये इस चीज का आपने जरूर ख्याल करना और इसके ऊपर हमने काफी ज्यादा काम करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेफ्ट अपर स्टर्नल बॉर्डर की अगर बात की जाए बच्चे, तो ये मेरे पास स्टर्नम है। ठीक है जी। तो अगर आपके पास लेफ्ट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस या ये वाला एरिया आ गया, ये आपके पास होता है पल्मोनरी एरिया, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी एरिया। अगर राइट साइड की बात की जाए तो ये है अयोटिक एरिया। तो अगर सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस राइट साइड की बात करेगा देर इज समथिंग एबनॉर्मेलिटी दैट इज अकर्ड इन द अयोटिक वॉल। और अगर वो लेफ्ट साइड की बात करता है जैसे उसने यहाँ पर कहा है ना लेफ्ट अपर स्टर्नल बॉर्डर, वो इस एरिया की बात करे, इसका मतलब है कि पल्मोनरी एरिया वाले में कोई ना कोई मसला हुआ है। ठीक है। तो ये हमें थोड़ी सी स्टेटमेंट्स के अंदर से हमने मटीरियल्स को एक्सक्लूड कर लिया है। एट 8 hours द मर्मर कुड बी हर्ड ड्यूरिंग बोथ सिस्टोल एंड डायास्टोल। सर 8 घंटे के बाद हमें सिस्टोल में भी वो मरमर सुनाई देना शुरू हो गया, वो हमें डायास्टोल में भी मरमर सुनाई देना शुरू हो गया। इसका मतलब है सर मे बी देर इज अ पैन सिस्टोलिक मरमर। ये हमारे पास ऐसा मरमर कि जो हमें सिस्टोल में भी सुनाई दे रहा है डायास्टोल में भी सुनाई दे रहा है। इससे आप क्या करोगे, जितने भी सिस्टोलिक मरमर्स होंगे या जितने भी डायास्टोलिक मरमर होंगे आप सबको निकाल दो कि वो नहीं इस क्वेश्चन का आंसर हो सकते। जैसे कि अगर मैं सिस्टोलिक मर्मस की बात करूं, आपका जो आयोटिक स्टिनोसिस है वो नहीं हो सकता है इसका। उसके बाद अगर हम बात करें डायस्टोलिक मर्मर की, उसमें आपका जो मिट्रल स्टिनोसिस है वो नहीं हो सकता। आयोटिक रिगर्गिटेशन डायस्टोलिक मर्मर है वो इसका नहीं हो सकता। तो मर्मर इसका वो वाला होगा जो आपको सिस्टोल में भी सुनाई देता है डायस्टोल में भी सुनाई देता है। ठीक है। एग्जामिनेशन एट 24 hours रिवील्ड नो मर्मर। सर 24 घंटे के बाद हमें वो मरमर गायब होता सुनाई दिया, मतलब वो हमें मरमर सुनाई नहीं दे रहा था। जो आपको देखो यहाँ पर पहले घंटे के अंदर थोड़ा थोड़ा सुनाई दिया, उसके बाद आप आठ 8 घंटे के बाद उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, मतलब सिस्टोल में भी सुनाई देना शुरू हो गया डायस्टोल में भी सुनाई देना शुरू हो गया। एंड आफ्टर 24 hours वो मरमर आपके पास क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। तो अब आपको काफी सारे स्टूडेंट्स को उस मरमर का पता चल गया है, काफी सारे स्टूडेंट्स को उस डिजीज का पता चल गया है। डिजीज तो मैं नहीं कहूंगा, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है जिसकी वजह से ये मरमर क्रिएट हो रहा है, पता चल गया होगा। तो उन्होंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली अकर इमीडिएटली prior टू द डिसअपियरेंस ऑफ दिस पेशेंट मरमर। के ऊपर जो मरमर उन्होंने बताया है ना, उसके डिसअपियर होने से पहले उस बच्चे की बॉडी के अंदर कौन सी फिजियोलॉजिकल चेंज आ रही थी। ठीक है जी। तो यहाँ पर मुझे बच्चे काफी सारे बता रहे हैं कि सर ये मशीन मरमर है, वेरी गुड। नो नो वीएसडी नहीं है सर, वीएसडी नहीं है, वीएसडी डिसअपियर नहीं होता, ये डिसअपियर हो रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। तो हमारे पास स्टूडेंट्स ने कहा कि सर इस पेशेंट के अंदर चूंकि डक्टस आर्टियोसिस था, डक्टस आर्टियो मैं इसको पेटेंट नहीं कहूंगा क्योंकि पेटेंट होगा आफ्टर 48 hours या आफ्टर 3 to 5 days। ये आपके पास जो होता है ना डक्टस आर्टियोसिस, दैट इज द रिलेशन बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड डिसेंडिंग अयोटा। तो चूंकि जैसे बच्चा पैदा होता है ना, तो हमने कल भी बात की थी कि सर डक्टस आर्टियोसिस को क्लोज होने में क्या लगता है, टाइम लगता है, अराउंड 24 to 48 hours इसको लगते हैं। तो 24 से 48 घंटे लगते हैं इसको डिसअपियर होने के अंदर। तो जैसे ये इसने खुद बता दिया कि 24 घंटे के बाद ये डिसअपियर हो जाता है। तो यहां से हमें पता चल जाता है ये कौन सा मरमर है, मशीन लाइक मरमर। जिसको आप क्या कहते हो बच्ची, जिसको हम सर कंटिन्यू मरमर भी कहते हैं। तो इसलिए तो उन्होंने कहा हुआ कि वो वाला सिस्टोल आपको, वो वाला मरमर आपको सिस्टोल और डायस्टोल दोनों में सुनाई देता है। तो हमारा क्या डायग्नोज हुआ, क्या हमारा कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हुआ कि सर दिस इज द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस दैट इज अ डक्टिस आर्टियोसिस। उसमें आपको मशीन लाइक मरमर सुनाई देता है और उसके अंदर हमें कंटिन्यू मरमर सुनाई देता है, सिस्टोल में भी सुनाई देगा डायस्टोल में भी सुनाई देगा। अब उसने क्या है
कि जब ये आपके पास ये डक्टस आर्टियोसिस होती है, मतलब यहाँ से आपके पास क्या आ जाता है, पल्मोनी आर्टरी, ऊपर से डिसेंडिंग अयोटा आ रहा होता है, और इसके दरमियान में ये जंक्शन होती है जिसको हम कहते हैं डक्टस आर्टियोसिस। चलिए हम कहते हैं डक्टस आर्टियोसिस। इस डक्टस आर्टियोसिस के अंदर क्या चेंज आती है वो हमसे ये पूछना चाह रहा है, ठीक है, डिसअपियर होने से पहले। तो पहला जो उसने ऑप्शन दिया है वो ये कह रहा है कि सर, क्लोजर ऑफ वेंट्रिकुलर, क्लोजर ऑफ द वेंट्रिकुलर लेफ्ट टू राइट शंट। क्या इसमें वेंट्रिकल के अंदर लेफ्ट टू राइट शंट हो रहा है? नहीं सर, वेंट्रिकल के अंदर जो लेफ्ट टू राइट शंट होता है ना वो वीएसडी के अंदर होता है। इस बंदे के अंदर वीएसडी नहीं है। अगर यहाँ पर बच्चे वीएसडी होता ना, तो वो उसने आपको कौन सी लोकेशन बतानी थी? बच्चे उसने आपको लोकेशन बतानी थी लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर। कौन सी लोकेशन बतानी थी सर उसने? ये अगर स्टर्नम है तो यहाँ पे करके आपके पास ये वाला लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर, यहाँ पर वीएसडी क्रिएट होता है। तो आपको इधर होलोसिस्टोलिक मर्मर सुनाई देना था, और होलोसिस्टोलिक मर्मर की वजह से आपके पास क्या होता है, लेफ्ट टू राइट शेड होता है। और बाद में जब एजन मिंगल सिंड्रोम क्रिएट हो जाता है तो फिर राइट टू लेफ्ट शेड हो जाता है। इट मींस जो फर्स्ट ऑप्शन है सर ये नहीं है, हमने इसको एक्सक्लूड कर दिया है। सेकंड ऑप्शन क्या है, वेंट्रिकुलर राइट टू लेफ्ट शेड? नहीं सर, ये भी नहीं है, क्योंकि वेंट्रिकुलर राइट टू लेफ्ट शंट के लिए आपको एजन मिंगल सिंड्रोम का क्रिएट होना जरूरी होता है। तो ये भी नहीं है। इस डिजीज को डेवलप होने के अंदर काफी ज्यादा टाइम लगता है, और इसके अंदर होलोसिस्टोलिक मर्मर भी सुनाई देता है, जहां से भी हमें पता चल गया। नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन डी के ऊपर कि सर, क्लोजर ऑफ एन आर्टीरियल राइट टू लेफ्ट शंट, कि आपकी आर्टरी से राइट टू लेफ्ट शंट जा रहा है, आर्टीरियल राइट टू लेफ्ट शंट। बच्चे जहां पर वर्ड हम यूज करते हैं ना लेफ्ट, याद रखना ये हम बात करें ऑक्सीजनेटेड एरिया की। कौन से एरिया की बात करते हैं? ऑक्सीजनेटेड एरिया की। जो बात होती है ना राइट साइड, ये बात होती है डी ऑक्सीजनेटेड एरिया की। ऑक्सीजनेटेड एरिया किससे क्या मुराद है? आपका लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, आपका अयोटा असेंडिंग अयोटा, अयोटिक आर्च डिसेंडिंग अयोटा। इस पूरी सर्कुलेशन के अंदर आप देखो आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा। तो लेफ्ट का मतलब आपने अब याद रखना है कि हमारे पास ऑक्सीजनेटेड वाली साइड होगी, कि अगर लेफ्ट टू राइट हो रहा है इसका मतलब है ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की तरफ जा रहा है। तो राइट का वर्ड जहां पर आएगा तो आपने याद रखना कि सर ये किसकी बात कर रहे हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहे हैं। मतलब राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी आर्टरी, मतलब कि वो सारे एरिया जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो अगर ये आपको बता रहा है ना कि सर क्लोजर ऑफ एन आर्टीरियल राइट टू लेफ्ट शंट, तो इसमें वो ये कह रहे हैं कि राइट टू लेफ्ट शंट का क्या मतलब होता है, कि डी ऑक्सीजनेटिव ब्लड ऑक्सीजनेटिव ब्लड के अंदर जा रहा है। अब आपने मुझे खुद बताना है, बच्चा पैदा हो गया, बच्चा पैदा होने के बाद आपका जो लेफ्ट ऑक्सीजनेटिव ब्लड होता है, जो लेफ्ट एरिया का ब्लड होता है, उसमें क्या हो जाता है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर इंक्रीज, लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर इंक्रीज, आपके अयोटिक आर्स में प्रेशर इंक्रीज। तो हमेशा हमें लेफ्ट टू राइट शंट नजर आएगा जब बच्चा पैदा हो जाता है। राइट टू लेफ्ट शंट आपको इस नॉर्मल बच्चे के अंदर नहीं दिखाई देता। अगर नॉर्मल बच्चे के अंदर राइट टू लेफ्ट शंट दिखाई देना शुरू हो गया वो तो आपके पास पैथोलॉजी हो जाएगी ना, बच्चे के अंदर साइनोसिस आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। तो जब वो आपके पास डक्टस आर्टियोसिस बना होता है ना, तो आपकी आर्टरी आर्टरी डिसेंडिंग अयोटा में ज्यादा प्रेशर होता है, डिसेंडिंग अयोटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी ट्रंक में जा रहा होता है जब तक डक्टस आर्टियोसिस क्लोज नहीं होता। ठीक है, तो ये जो सर राइट टू लेफ्ट है ये हमारे पास ये रॉन्ग ऑप्शन है, दैट इज द नॉट करेक्ट आंसर। क्योंकि जब बच्चा पैदा हो चुके हैं, बिल्कुल जिंदा है, उसकी बॉडी के अंदर नॉर्मल वेंटिलेशन हो रही है, नॉर्मल रिस्पायरेशन हो रही है, उसका हार्ट प्रॉपर काम कर रहा है, लेकिन डक्टस आर्टियोसिस क्लोज नहीं है। जब तक बच्चा फिटेस्ट होता है, माँ के पेट के अंदर होता है, तब तक राइट टू लेफ्ट शंट होता है। जैसे बच्चा पैदा हो गया, हमारे पास लेफ्ट साइड की तरफ ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से लेफ्ट टू राइट शंट होता है। इस बच्चे के अंदर ऑक्सीजनेटिव ब्लड डीऑक्सीजनेटिव ब्लड में मिक्स हो रहा होता है। फिर 24 आवर के बाद वो हमारे पास क्लोज हो जाता है। तो राइट टू लेफ्ट कभी भी जो डक्टस आर्टियोसिस वाला पेशेंट या जो कंटिन्यू मर्मर है इसमें आपको दिखाई नहीं देता। लास्ट ऑप्शन क्या है, आर्टीरियल लेफ्ट टू राइट शंट? नहीं सर, एएसडी भी नहीं है इस पेशेंट के अंदर, एएसडी भी नहीं है इस पेशेंट के अंदर। एएसडी होता तो हमें वो होलोसिस्टोलिक मर्मर वगैरह की जरूर हिस्ट्री देता या वो वाला मर्मर सुनाई देता। क्लोजर ऑफ एन आर्टीरियल राइट टू लेफ्ट शंट, तो राइट टू लेफ्ट शंट भी नहीं है क्योंकि एएसडी है ही नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शंस भी हमारी ठीक नहीं है। द करेक्ट आंसर इज द सी ऑप्शन।
क्लोजर ऑफ एन आर्टीरियर लेफ्ट टू राइट शंट। ठीक है, कि आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्स हो रहा होता है, तो इसलिए जब वो मर्कस डक्टस आर्टरियोसिस क्लोज हो जाता है तो ये लेफ्ट टू राइट शंट नहीं होता। ठीक है, डिसअपियरेंस ऑफ दिस पेशेंट मर्मर, तो उससे पहले ये लेफ्ट राइट शंट हो रहा होता है, जब ये मर्मर डिसअपियर हो जाता है तो लेफ्ट टू राइट शंट भी आपका रुक जाता है। दैट इज द करेक्ट आंसर। तो किस किसने करेक्ट आंसर बताया जी? लरेब ने, उसके बाद जस्ट लरेब ने। और लरेब ने भी अभी कंसेप्ट जब क्लियर हुआ आई थिंक तब बताया। चलें कोई बात नहीं है, इसी तरह इंशाल्लाह हम सब कुछ क्लियर करेंगे, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। लेट्स कम्स टू सर सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको अभी पता चल जाना है। ठीक है जी, क्वेश्चन में क्या पूछा है सर? अ ड्रग विद विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर ट्रीटिंग द काज ऑफ दिस पेशेंट मर्मर। कि सर इस पेशेंट के अंदर हमें मर्मर सुनाई दे रहा होगा और उसके लिए हमने क्या दी होगी, इस पेशेंट में ड्रग दी होगी। अच्छा एक मजे की बात बताऊं, मैंने आपको कल भी बताया था कि 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे थे यूएसएमडी एग्जाम के अंदर, मैंने सिर्फ लास्ट लाइन को पढ़ के लगाए थे। 20 से 25 क्वेश्चन, मतलब कि इसको कह लो कि पागलपन था कि ऊपर आपने कोई स्टेटमेंट नहीं पढ़ी, सिर्फ लास्ट ऑप्शन पढ़ी। क्योंकि मैंने प्रैक्टिस इसकी इस तरह की थी, तो मोस्टली लास्ट लाइन से आपको पता चल जाता है कि उसने ऊपर क्या पूछा होता है। जैसे यहाँ पर ड्रग है ना, तो वो अक्सर ड्रग का नाम लिख देते थे और लास्ट पे ना उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ लेते। ऊपर पूरी हिस्ट्री दी होती थी, इस तरह पेशेंट आएगा, ये जो उसको सिम्टम थी, जब दोबारा दूसरी दफा आया हमें उसको मतलब ये वाली ड्रग थी, इस तरह का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किया। तो जब आप लास्ट लाइन पढ़ते हो तो आपने ड्रग उसका डायरेक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना होता है, तो उसकी वजह से आपके 15 से 20 सेकंड के अंदर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इसलिए हम ये लास्ट टू फर्स्ट लाइन टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर भी उन्होंने आपसे ड्रग के बारे में पूछा है। ऊपर आते हैं कि सर एन 8 डे ओल्ड बॉय इज बीइंग evaluated इन द न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट निकोपिको, जिसको ये हाउस ऑफिसर्स को पता होगा, निकोपिको है उसकी वार्ड्स का ना। तो वहां पर इस बच्चे को लेके आए। द पेशेंट वॉज बोर्न एट 27 वीक्स gestation एंड इंट्यूबेटेड एट बर्थ ड्यू टू द सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी। ठीक है जी, तो 27 वीक के अंदर क्या हुआ सर? 27 वीक के अंदर बच्चा पैदा हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है? बच्चा इमेच्योर है। मैंने कहा था ना कि 36 से कम होगा तो बच्चा आपके पास इमेच्योर होता है। तो ये आपके पास प्री मेच्योर बच्चा है। ठीक है, दूसरे नंबर उन्होंने बताया कि सर इस पेशेंट के अंदर सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी है। अच्छा कोई मुझे बता सकता है सर्फेक्टेंट की जो सिंथेसिस होती है, वो जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है कौन से वीक्स के दौरान तक होती रहती है? किस वीक से स्टार्ट होती है और किस वीक तक बनती रहती है? आई एम वेटिंग फॉर योर ब्यूटीफुल आंसर्स। आई नो एवरीवन नो अबाउट इट। कम ऑन अरसलान, कम ऑन सदका। ई ई वालों मैं बता देता हूँ आपको, ई वालों जल्दी जल्दी बताएं। सर्फेक्टेंट की सिंथेसिस किस वीक के दौरान होती रहती है जब तक बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है? Students, you are very naughty. You don't want to share your knowledge with us. No problem. We are here to share our knowledge with you. सर हमारे पास वीक नंबर 20 से लेकर, अब इसको कुछ बुक्स ने 24 भी लिखा हुआ है, तो ये मेरे पीछे ना पड़ जाना कि सर ने दो 20 बताया या तो यहाँ पे 24 लिखा हुआ है, वैरी करता है। ठीक है, 24 से लेकर 34 वीक तक, 24 to 34 वीक्स तक बच्चे आपके सर्फेक्टेंट की सिंथेसिस होती रहती है बच्चे के लंग्स के अंदर। अब देखिए अगर 24 से 34, मतलब 34 से पहले अगर बच्चे की बर्थ हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ 27 वीक्स, इसका मतलब है इस बच्चे के अंदर सर्फेक्टेंट प्रॉपरली नहीं बना। इस बच्चे के अंदर हमें जो रिस्पायरेटरी फेलियर की सिम्टम्स नजर आ सकती है। ठीक है, तो ये हमने एक शायद नई चीज सीख ली। नेक्स्ट आते हैं कि सर और क्या इन्होंने लिखा? बच्चा ही मेच्योर है, टेम्परेचर ठीक है, ब्लड प्रेशर इसका देखें, ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा ड्रॉप है, पल्स इसकी 182 है जो कि हाई है, 140 के अराउंड होनी चाहिए बच्चे के अंदर। अ कंटिन्यूअस हार्श सिस्टोलिक मर्मर इज हर्ड एट लेफ्ट इंफ्राक्लेविकुलर रीजन। देखा, वही बार बार बात कर रहा है सेकेंडरी इंटरकोस्टल स्पेस वाले रीजन की लेफ्ट साइड की तरफ। देयर आर बाउंडिंग फिमोरल एंड पाल्मर पल्सिस, जो मतलब कि फिमोरल और जो पाल्मर पल्सिस है ये आपको बाउंड वहां पर नजर आए क्योंकि उनकी तरफ ब्लड कम जा रहा होगा या कंटिन्यूसली जा रहा होगा। अ ड्रग विद विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर ट्रीटिंग द काज ऑफ दिस पेशेंट मर्मर। हाँ जी, मुझे बताएं सबसे पहले ये कौन सा मर्मर है सर? मर्मर है कंटिन्यूस। कंटिन्यू मर्मर आपको किस चीज में दिखाई देता है सर? पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस के अंदर। ये जो पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस है ना, जो खत्म नहीं हुई 48 आवर्स के बावजूद,
वो कंटिन्यूसली ओपन है। जो जंक्शन बनी हुई है ना पल्मोनी आर्टरी और अयोटा के दोनों, वो कंटिन्यू, इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर मिक्सअप हो रहा है। ठीक। तो अब हमने इस पेशेंट के अंदर, जो पीडीए वाला पेशेंट है, इसके अंदर क्या करना है? सर्फेक्टेंट को छोड़ दो, उनसे उन्होंने हमसे उसके बारे में नहीं पूछा। उन्होंने पूछा कि सर पीडीए का पेशेंट आपने इसको ट्रीट कैसे करना है? ठीक है, जो मैंने आपको कल बड़ी डिटेल के अंदर पढ़ाया था। तो लेट्स कम्स टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट ऑफ दिस पेशेंट। हमने कल एक बात की थी कि सर अगर आपने डक्टस आर्टियोसिस को ओपन रखना है तो पेशेंट को प्रोस्टाग्लैंडिन्स दो, अगर आपने इसको क्लोज करना है तो पेशेंट को क्या करो? एनसिड्स दे दो। तो चूंकि यहाँ पर हमने इसको क्लोज करना है, तो इस बंदे के अंदर हम क्या देंगे? एनसिड्स देंगे। लेकिन यूएस असेंबली इतना सीधा क्वेश्चन नहीं पूछते, वो थोड़ा सा इसकी डेप्थ में जाते हैं। और देखिए यहाँ पर कई स्टूडेंट्स ने उन्होंने डायरेक्टली ऑप्शन बता दिए, जैसा कि इजदान खान ने ऑप्शन सी बताया है। उसके बाद सी 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 सब ने सी सी ऑप्शन बताई हुई है। ठीक है जी। तो चलें देखते हैं कि इस ऑप्शन का बनता क्या है। मैं फिर ऑप्शन को रिपीट आपके लिए मैं रिपीट कर देता हूँ कि उन्होंने पूछा क्या है। अ ड्रग विद विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर ट्रीटिंग द काज ऑफ दिस पेशेंट मर्मर। इस मर्मर को ट्रीट करना है, मर्मर को ट्रीट करना है, उसको कंटिन्यू नहीं रखना हमने। प्रोस्टाग्लैंडिस दोगे तो प्रोस्टाग्लैंडिस भाई उसको कंटिन्यू रखता है, हमने इसको क्लोज करना है। तो जब आपने क्लोज करना है तो आप उस पेशेंट को एनसिड्स दोगे, ना कि आप उस पेशेंट के प्रोस्टाग्लैंडिस के रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करवाओगे। हर बच्चे ने क्या लिखा हुआ था? सीसी लिखा हुआ, और कुछ बच्चों ने एफ लिखा हुआ। अभी आपको बता देते, परेशान नहीं होना। तो पेशेंट पीडीए का है, पीडीए का ट्रीटमेंट क्या होता है? डक्टस आर्टियोसिस को क्लोज करना है आपने, तो उसके लिए आप उसके प्रोस्टाग्लैंडिन्स को कम करोगे। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन्स को कम करना है तो आप उस बंदे को एनसिड्स देते हो। अब यहाँ पर हमने ठीक है, जैसे उन्होंने यहाँ पर लिखा है, अ ड्रग विद विच ऑफ द फॉलोइंग mechanism of action is most appropriate for treating the cause of this patient's murder। ऑप्शन वन है एक्टिवेशन ऑफ द फोस्फोलाइपेज A2। अगर बच्चे आप फोस्फोलाइपेज A2 को एक्टिवेट करते हो तो हमारे पास एरिकिडोनिक एसिड बनता है। एरिकिडोनिक एसिड बनेगा तो जब उसके ऊपर कॉक्स और लॉक्स बन लगेंगे तो आपके पास वो लिक्विट्राइंस और प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाएगा। तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है, हमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स और लिक्विट्राइंस सर नहीं चाहिए। दूसरा ऑप्शन क्या सर? एक्टिवेशन ऑफ प्रोस्टासाइक्लिन रिसेप्टर्स। जब जब आपने प्रोस्टासाइक्लिन को एक्टिवेट करना होता है तो ये वैजोडायलेटर्स होते हैं। जब भी आपको वैजोडायलेशन की जरूरत पड़ती है ना, तो आप प्रोस्टासाइक्लिन के रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं। तो हमें यहाँ पर वैजोडायलेशन की जरूरत नहीं है, सो ऑप्शन बी भी नहीं है। ऑप्शन सी है सर, एक्टिवेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स E2 रिसेप्टर्स। अच्छा जी, क्या हमने यहाँ पर बात की है कि ये पेशेंट ट्रांसपोजिशन ऑफ वेट वेसल्स का है? क्या हमने बात की है कि पेशेंट टेक्टोलॉजी ऑफ फैलेट का है? नहीं सर। तो उन कंडीशंस के अंदर आपको डक्टस आर्टियोसिस चाहिए होता है, यहाँ पर आपको नहीं चाहिए। यहाँ पर पेशेंट के अंदर डक्टस आर्टियोसिस बना हुआ है, ये पेटेंट है, हमने इसको क्लोज करवाना है। तो उसको क्लोज करवाने के लिए आप उस पेशेंट को प्रोस्टाग्लैंडिस नहीं दोगे बच्चे। दैट्स वाई सी ऑप्शन इज द इनकरेक्ट आंसर। ऑप्शन ई की तरफ आते हैं, इनहिबिशन ऑफ द लिपो ऑक्सीजनेज। क्या आप लॉक्स को इनहिबिट कराना चाहते हो? अगर आप लॉक्स को इनहिबिट करोगे तो लिकोट्राइंस नहीं बनेंगे, लिकोट्राइंस हमारे पास है, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं, तो उनका भी यहाँ पर इसके साथ कोई तलक नहीं है। तो ये इनहिबिशन ऑफ लिपो ऑक्सीजनेज भी नहीं है। लास्ट ऑप्शन है सर, इनहिबिशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिस D2 रिसेप्टर। बच्चे D2 रिसेप्टर्स मैंने आपको पढ़ाया था रिस्पायरेटरी के अंदर भी, ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन ये करवाते हैं D2 रिसेप्टर्स। तो अगर मैं इसको इनहिबिट कर दूंगा तो मतलब कि ब्रोंकोडायलेशन हो जाएगी। तो अस्थमा वाले पेशेंट्स के अंदर हम ये यूज करते होते हैं, यहां पर हमने इसकी जरूरत नहीं है। सो व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस स्टेटमेंट और दिस सिनेरियो इज द ऑप्शन डी। हमने क्या करना है? इनहिबिशन ऑफ साइक्लोऑक्सीजनेज, कॉक्स को हमने इनहिबिट करना है। जब आपके पास कॉक्स इनहिबिट हो जाएगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन से नहीं बनेंगे। जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेंगे तो ये जो आपके पास डक्टस आर्टियोसिस है ये क्लोज हो जाएगा। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। कितने बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है डी ऑप्शन? कितने बंदों ने बताया जी? मुझे चेक करना। लरेब, बदर, अफीफा, बाकी सब ने सी सी लगाया हुआ है। और अभी आपको समझ आ गई होगी कि आपका क्वेश्चन क्यों गलत है। ठीक है जी।